हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू रजनीश सर की मास्टर क्लास। एंड आज हम पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। मतलब हमें इक्वेशंस दिए रहेंगे और इक्वेशन दिए रहेंगे तो हमको बताने हैं उस इक्वेशन को उस इक्वेशन को देख के हमको बताने हैं कि उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमको इक्वेशन को देख के उसको कंपेयर करके उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके हमको इस चीज के बारे में पता लगाना है। तो आइए हम जानते हैं, इक्वेशन को देखेंगे और बस पता लगाएंगे कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पहले, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंट वैसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसके या तो वन सोल्यूशन होंगे, जिसके कोई ना कोई सोल्यूशन होंगे, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसके कम से कम एक सोल्यूशन तो होंगे ही, लेकिन अगर वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इस कंडीशन में उस इक्वेशन के कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। तो आइए हम इक्वेशन को, हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देख के पता लगाते हैं कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, और कंसिस्टेंट में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिट सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेबिलिटी के लिए हम इस उसके कंडीशंस को जानने के लिए इसके तीन कंडीशन है, हम तीनों कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसके कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने बोला a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये फर्स्ट कंडीशन हमने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन आ जाए, ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर ऐसा आपको दिख जाए, अगर आप दो इक्वेशन कंपेयर कर रहे हो और दो इक्वेशन को कंपेयर करने के दौरान आपको पता लग रहा है कि x के जो कोफिशिएंट्स है, x के जो कोफिशिएंट्स है और y के जो कोफिशिएंट्स है वो आपस में इक्वल नहीं है, उसके कोसेंट आपस में इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, वैसे कंडीशन में ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में क्या होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इस कंडीशन में इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और अगर आपको ऐसा लगे, ऐसा दिखे, अगर आप कंपेयर करो, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आपको क्या बोलना है कि वो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे और एक इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं, ऐसे इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएंगे जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन तो होंगे ही। तो इस इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और कंसिस्टेंट में कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। इसके ग्राफ कैसे दिखेंगे आपको, इसके ग्राफ हो जाएंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ। मान लो कोई दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ तो बनेगा ही। मान लो हमने बोला कि ये ग्राफ हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 का ग्राफ, और हमने एक और ग्राफ बनाया, मान लो ये ग्राफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहा है ना, तो ये दो ग्राफ जो है, ये दोनों ग्राफ एक सिंगल लाइन पे कट कर रहा है, और इसका मतलब क्या है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन दिखेगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन को फुलफिल करेगा, उस कंडीशन में ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। आपको हर तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन याद रखने हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बोला, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है। और ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन इज इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन अगर आपको दिख जाए, नेक्स्ट कंडीशन में अगर ये तीनों इक्वल दिख जाए आपस में, नेक्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में अगर ये तीनों अगर आपस में इक्वल दिख जाए, ऐसे कंडीशन में वो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जो, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे कितने होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट में कौन सा वाला, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। एंड कंसिस्टेंट में कौन सा, कंसिस्टेंट में इसके कौन से सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इसके ग्राफ कैसे दिखेंगे,
ग्राफ मैं बता देता हूँ, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। तो हम इसको एक्स वाई, अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा ही ग्राफ दिखेगा। एक पे दूसरा मर्ज कर जाएगा इसी पे, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा। दोनों दोनों इक्वेशन का ग्राफ इसी पे कोइंसाइड कर जाएगा, और हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो सेकेंड कंडीशन क्या था कि तीनों यहाँ पे तीनों जो दिख रहे हैं, यहाँ पे A1 A2 A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तीनों के जो क्वोशेंट है आपस में अगर बराबर हो जाए, इस कंडीशन में इस इक्वेशन के कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। एंड द लास्ट कंडीशन इज वेरी सिंपल। A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2। अगर ऐसा दिख जाए, इस कंडीशन में जो इक्वेशन होंगे उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इस कंडीशन में इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और इसके जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ क्या होंगे, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक्स, इसके ग्राफ पैरेलल लाइन दिखेंगे। ठीक है, अगर हमने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। दोनों इक्वेशन के ग्राफ पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन के बारे में समझना है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन के बारे में समझना है। पहला कंडीशन हमने बोला था a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होता है वो। सेकंड कंडीशन वाज a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, ये भी कंसिस्टेंट होता है। इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इसके ग्राफ इसके कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे को। एंड द लास्ट वन इज a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, है ना। एंड इस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं एंड इसके ग्राफ जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस होते हैं। तो ये तीन कंडीशन है सोल्वेबिलिटी के। इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसके बारे में देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस पे हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन को कंपेयर करके बताना है कि किस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, या इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो हमारे पास 3 कंडीशन थे, उसी तीनों कंडीशन पे हम इसको कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि हम यहाँ पे तीनों टर्म जो होंगे इस इक्वेशन में, जो तीनों टर्म होंगे उसको हम एक साइड लेके आएंगे। एक साइड लेके आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है, आपने 7 को हमने लेफ्ट हैंड साइड लाया और 11 को भी लेफ्ट हैंड साइड लाया। अब a1 अपन a2 मतलब 2 अपन 6 एंड 3 अपन 5, यहाँ पे आप दिख रहा है कि 2 अपन, अभी हमने फर्स्ट ही कंपेयर किया है, 2 अपन 6 होता है 1 अपन 3 एंड नेक्स्ट जो हमने b1 अपन b2 कंपेयर किया 3 अपन 5। ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, 1 अपन 3 एंड 3 अपन 5 इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। ये फर्स्ट कंडीशन में ही आ गया, और इसमें हम क्या बोलेंगे कि दिस इक्वेशन हैज दिस the given equations has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फिर से वही करते हैं, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, 9x प्लस 15 अपॉन 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे a1 6 को बोलते हैं, b1 5 को बोलते हैं एंड c1 माइनस 11 को बोलते हैं, a2 9 को बोल देते हैं, मान के चलते हैं, b2 इक्वल टू 15.2 बोल लेते हैं एंड c2 इक्वल टू माइनस 21 बोलते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं a1 अपन a2। a1 अपन a2 क्या आ रहा है भाई, 6 अपन 9, इट मीन्स 2 अपन 3, ओके। एंड b1 अपन b2 क्या आएगा, 5 इंटू 2 अपन 5, 2 अपन 15। मतलब ये एक्चुअली में क्या है ना कि 5 अपॉन 15 अपॉन 2 होने वाला है, इट मीन्स 10 अपॉन 15, इट मीन्स 2 अपॉन 3। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 2 अपॉन 3, यहाँ पे 2 अपॉन 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है,
C/C1/C2 -11/-21, मतलब 11/21। यहां से हमने क्या देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 not equal to C1/C2. It means this system of equation, this system of equations has how many solutions? Infinite solutions. Infinite solutions. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो हम कंपेयर करके बता सकते। सेकेंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दी? हड़बड़ाहट में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो था ही, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 था। और इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है ना? तो उसमें याद रखना है, इसमें हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? फिर से तीनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। -3x + 4y -5 इज इक्वल टू 0 उस क्वेश्चन में, एंड 9/2x - 6y + 15/2 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? A1 मान लेते हैं -3 को, B1 मान लेते हैं 4 को, एंड C1 मान लेते हैं -5 को। उसी तरीके से A2 मान लेते हैं 9/2 को, B1 मान लेते हैं -6 को, एंड B2 एंड C2 मान लेते हैं 15/2 को। इस कंडीशन में हम देखेंगे। अब कंपेयर करते हैं A1/A2 करते हैं। A1/A2 क्या आएगा भाई? -3/9/2 मीन्स -3 × 2/9 मीन्स -6/9 मीन्स -2/3। ठीक है, ओके। B1/B2 क्या आएगा? B1/B2 4/-6 मीन्स 2 × 4 -2/3 यहाँ पे आ रहा है, एंड C1/C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/15/2 मीन्स -10/15। इट मीन्स -2/3। अरे वाह, यहाँ पे क्या दिख रहा है? तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका क्या मतलब है? इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट को हमने सही किया। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होंगे। वैसे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होते हैं। ये नो सॉल्यूशन वाले कंडीशन में आता है। और इसमें कितने सॉल्यूशन थे? इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन थे, और इसमें फर्स्ट वाले में कितने सॉल्यूशन थे? यूनिक सॉल्यूशन थे। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, उसमें बताना था कि इक्वेशन को देख के बताना है कि उसके सॉल्यूशंस कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशन को हमको देख के बताना था। इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब हमको इसमें जो भी k दिख रहा है, अननोन टर्म जो दिख रहा है, k दिख रहा है, उस k का वैल्यू निकालना है, जिसके वो वैल्यू जिसके वजह से इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन हो जाए? यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। तो इसमें क्या करना है हमको? क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। लेट्स से, चलो हम बोलते हैं A1 इज इक्वल टू k, B1 is equals to 2 and C1 is equals to 5. In the same manner, let's say A2 equal to 3, B2 equal to 1 and C2 equal to 1. So, condition is A1/A2 means k/3 not equal to 2/1. It means k not equal to 6.
सो फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है के नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है। 6 कैसे आया? 3 यहाँ पे डिवीजन में था, इधर गया मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो के नॉट इक्वल टू 6 के लिए ये इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, के नॉट इक्वल टू 6 के लिए। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी हमको वही करना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि हमको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका वैल्यू निकालना है। तो सेम इन द सेम वे लेट्स से a1 is equals to 4, a2 is equals to k and sorry a2 नहीं b1 is equal to k and c1 equal to 8, a2 equal to 2, b2 equal to 2 and c2 equal to 2। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू k अपॉन 2। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 इधर आएगा, तो k नॉट इक्वल टू 4। k नॉट इक्वल टू 4 के लिए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं? यूनिक सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये सोल्वेबिलिटी पे ही क्वेश्चंस होते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, उसमें पूछा गया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस बताइए, उसमें के का वैल्यू फाइंड करना था। उसी तरीके से यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड करना है के का, जिसमें इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। करना है हमको इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में हम मान के चलते हैं, इक्वेशन को मान लेते हैं a1 यहाँ पे 1 है, b1 क्या है? k प्लस 1, ये k प्लस 1 है एंड c1 क्या है? 4 है। उसी तरीके से a2 क्या है? यहाँ पे a2 k प्लस 1 है, b2 क्या है? यहाँ पे b2 9 है एंड c2 क्या है? 5k प्लस 2 है। तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, आपस में सबको बराबर करना है क्योंकि इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस है, तो बराबर कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में k का वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी दो को बराबर कर लो, या तो इस दोनों को बराबर कर लो या इस दोनों को बराबर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, k का वैल्यू सेम ही आने वाला है। हम पहले दूसरे को बराबर करते हैं, 1 अपन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9। यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको? k प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। दिख रहा है? अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? 9 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एंड अब ये इक्वेशन क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्या करेंगे? k स्क्वायर प्लस 2k को हम ब्रेक करेंगे, 4k माइनस 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या करना होता है? मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आए। तो हमने 4k और 2k को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया? 2k आया, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 8k स्क्वायर आएगा। आगे कॉमन लेते हैं k को, तो k प्लस 4 यहाँ बचेगा एंड माइनस 2 लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? k प्लस 4 बच जाएगा। यहाँ से k प्लस 4 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हमारे पास k के लिए दो सोल्यूशन आ गए, -4 दो वैल्यू आ गए सॉरी, एंड k इक्वल टू 2। ये है हमारा k का वैल्यू। इन द सेम वे हम इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन वही रहेगा कि तीनों जो इसका कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा, वो तीनों का कोफिशिएंट जो है आपस में बराबर होना चाहिए। इट मीन्स मान लो कि a1 इक्वल टू, हम ये इसको मिटा देते हैं, सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है? a1 बोल देते हैं, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 7। इन द सेम वे a2 इक्वल टू k प्लस 1, b2 इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड c2 इज इक्वल टू 4k प्लस 1। अब तीनों को हमको क्या करना है? इक्वेट करना है। क्यों? क्योंकि हमको इस पता है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो करते हैं इक्वेट, 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1
इज इक्वल टू 7/4k+1। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम किसी दो को इक्वेट कर लेते हैं आपस में। मान लो हम ये फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करते हैं, 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 2k-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × k+1। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4k-2 इज इक्वल टू 3k+1। यहाँ से ये 3 के इधर आएगा तो k हो जाएगा और -2 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 5 के लिए ये इक्वेशन के पास कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो नो सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन होते हैं। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नो सोल्यूशन लिखा भी है। और नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, तो आपको पता है नो सोल्यूशन का कंडीशन होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड ऑन दिस बेसिस हम a1 a2 को मान लेते हैं, a1 को मान लेते हैं 2, b1 को मान लेते हैं k, c1 को मान लेते हैं 11 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एंड a2 को मान लेते हैं 5, b2 को मान लेते हैं -7 एंड c2 को मान लेते हैं 5। एंड उसी तरीके से इस पैटर्न पे इसको हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं। क्या है, 2/5 इज इक्वल टू k/-7 इज इक्वल टू 11/5। दिस वन हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो 2 × -7 इज इक्वल टू k × 5, k × 5 हो जाएगा। -14 इज इक्वल टू 5k, और यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू -14/5। अगर आप चाहो तो इस दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो, वैल्यू k का वही आने वाला है। आप देख सकते हो, हम कर लेते हैं यहाँ पे 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5k इज इक्वल टू हो जाएगा वहाँ पे -77। अरे भाई गड़बड़ कैसे आ गया। ओके ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2/5 इज इक्वल टू k/-7 इज नॉट इक्वल टू 11/5 ना। यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू लेंगे ना, क्योंकि ये नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पे बस इस दोनों को हम इक्वेट करेंगे, -14 इसको मल्टीप्लाई करने पे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5k। यहाँ से क्या आ जाएगा, k इक्वल टू -14/5। ये आ गया हमारा k का वैल्यू नो सोल्यूशन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा वो सेकंड क्वेश्चन में फिर से वही है। नो सोल्यूशन के लिए हमको कंडीशन पता है क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लेंगे a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू k-3। द सेम वे a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k एंड c2 इक्वल टू 6। एंड अब इसको हम इस पे इक्वेट कर लेंगे, k/12 इज इक्वल टू 3/k नॉट इक्वल टू k-3/6। तो हमको इधर का वैल्यू को कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इस दोनों को आपस में इक्वेट कर लेना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k² इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू, आप याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट इक्वल टू उधर जाएगा, ये स्क्वायर रूट उधर भेजेंगे तो ये ±√36 बन जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू ±6 ±6 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये था आज का हमने जो टॉपिक देखा, उस पर हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद फ्रेंड्स। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।